इसके सिवा हमने सुना है कि आपके घर पे म्यूजियम भी है तो इज दैट नहीं ट्रू? नहीं नहीं, मेरे घर पे म्यूजियम नहीं है, क्योंकि मैं म्यूजियम बनाने लगूंगा तो फिर मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का चीफ एडिटर हूँ। सर आपको ये याद है कि आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही स्पष्ट होता है। झांसी के बारे में बड़े फिक्स प्रश्न होते थे। दूसरा प्रश्न होता था कि भाई आप इंजीनियर हैं, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेक्टेड प्रश्न होता है। इंग्लिश या हिंदी पढ़ा हुआ आदमी जब सिविल सर्विसेज में जा सकता है, आना चाहता है, तो फिर हम इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी क्यों नहीं जाएगा। तो खैर हम लोगों ने ये उत्तर नहीं दिया था। हम लोगों का उत्तर ये था कि भाई हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। उसमें तो इंजीनियरिंग की जो हमारी नॉलेज है वो हमको वर्साटाइल बनाती है। वो किसी के हाथ पैर तोड़ दे कोई पीट के, इससे बढ़िया है कि उसको 20 साल की सजा दिला दे। वो तो 20 साल कम से कम जेल में रहेगा, उसके घर वाले जो है सबक लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। एंड आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री विजय कुमार सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले देयर इज़ अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट वीडियोस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सर शुरू करते हैं। सो सर जो पहला सवाल है आपकी बिल्डिंग। सो कैन आई से दैट वी आर सिटिंग इन द सेफेस्ट बिल्डिंग ऑफ उत्तर प्रदेश? Definitely, this is the safest and most beautiful building in the police department, and maybe as compared to other departments, this is very good. Sir, continuing to safety, we recently hosted the biggest festival. Recently, the Ayodhya, the Pran Pratishtha Samaroh. So, sir, I didn't heard a single news of violence there, and heads of the UP police. एंड वहाँ पे एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया। एंड हाउ डू यू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट? वहाँ पे कितनी फोर्स लगी या फिर कितने विजिटर्स आए? हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग देयर? इसमें मेटिकुलस प्लानिंग थी। इसमें पूरे पुलिस विभाग का इसमें सहयोग था। इसमें करीब 8,000 लोग अयोध्या में ड्यूटी कर रहे थे, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन 10,000 लोग तो इनवाइटेड थे। उसके अतिरिक्त बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने इसमें रामलला का दर्शन किया। और इसमें प्लानिंग ही है। इसमें चूंकि मेटिकुलस प्लानिंग की गई, पूरा रूट ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, अंदर जो भीड़ थी उसको मैनेज किया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि भाई अभी भीड़ ना बढ़ाएं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगले दिन से दर्शन चालू हुआ। अगले दिन थोड़ा सा भीड़ हुई, लेकिन वो मैनेज हो गई और अब इस समय स्मूथ है। इसमें मुख्य जो है जो इस इवेंट को सक्सेसफुल करने का जो मेन रीज़न है वो मेटिकुलस प्लानिंग है, और सभी का सहयोग है। हमारे जो पुलिस के लोग थे उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया। कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की। ठंड बहुत थी, लेकिन ऐसे विपरीत वेदर में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, और इसी का कारण है कि ये इवेंट बहुत सफल रही, और इससे उत्तर प्रदेश पुलिस का सम्मान बढ़ा है। सर गोइंग बैक टू योर कॉलेज डेज, मुझे मालूम है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से अपनी एजुकेशन ली है आईआईटी कानपुर से। तो सर व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड सिविल इंजीनियरिंग? व्हाट आई मीन टू से इज आपने सिविल सर्विसेज के लिए क्यों ऑप्ट किया? सिविल सर्विसेज, उस समय सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन होता था। या तो इंजीनियरिंग में जाइए, तब बाहर जाने की परंपरा ज़्यादा नहीं थी पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए। तो ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज दे रहे थे, इंजीनियरिंग सर्विस देते थे। तो और इंजीनियरिंग में भी गए हैं बहुत सारे। हमारे बैच के बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग में काम किया, वहाँ से रिटायर हो गए। लेकिन जो ज़्यादा हायर एस्पिरेशन जिसका था, तो वो सिविल सर्विसेज देते थे। उसके लिए 1-2 साल तैयारी करनी पड़ती थी। तो इसीलिए लोग नौकरी पा गए बीटेक करने के बाद, तो लोग नौकरी में चले गए। लेकिन कुछ हम लोगों ने थोड़ा धैर्य रखा, तैयारी की, और फिर सिविल सर्विसेज में आ गए। और जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज की बात है, तो जो कुछ किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है उसकी आवश्यकता तो सिविल सर्विसेज में नहीं पड़ती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो भी काम होता है, जैसे मैंने सिविल सर्विसेज में पुलिस मुझे मिला, तो मेरा पुलिस से कोई संबंध नहीं था। पुलिस की वर्किंग में नहीं जानता था, पुलिस के तौर तरीके नहीं जानता था, कानून नहीं जानता था। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सब कुछ आ गया, और आज मैं इस पुलिस विभाग की सर्वोच्च
पद पे हूँ। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस से आया। इसमें न तो हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई इसमें रोल इतना ही था कि उसने आईआईटी कानपुर ने हमको विज़न दिया। वहाँ के सभी विद्यार्थियों को एक विज़न या एक प्रॉस्पेक्ट मिलता है, जिससे उनकी बुद्धि जो है का विस्तार होता है और उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में और चैलेंजेस को ओवरकम करने में के लिए उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को मिला वहाँ से। और पढ़ाई लिखाई तो जो जनरल नॉलेज में ज़रूर जो कुछ हम लोगों ने वहाँ पढ़ा, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज करते थे हम लोग, बहुत सारे इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्सेज करते थे। तो उससे ये समझ सकते हैं कि हम लोगों का प्रॉस्पेक्ट जो है और वाइडन हुआ, हम लोगों का जो विज़न था वो और वाइडन हो गया। हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीख गए और ये समझ में आ गया कि भाई किसी भी चीज़ को पढ़ा लिखा जा सकता है बहुत शॉर्ट टाइम में। इसके लिए कोई कक्षा 1 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ की पढ़ाई से ये फ़ायदा हुआ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग को लगने लगा कि भाई किसी भी विषय को बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। सर, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका टारगेट आईएएस था या फिर आईपीएस, सिंस आपके पिताजी भी पुलिस सर्विस में थे? तो इसमें कोई हम लोग कोई चॉइस नहीं थी। वो तो जिस जिस रैंक के हिसाब से था। अगर रैंक बेहतर होती तो मैं आईएएस में होता, अब नहीं तो फिर मैं पुलिस में आ गया। चूँकि पुलिस में आने के बाद मुझे होम कैडर मिलना सुनिश्चित था, तो फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। सर, आपने 30-35 साल आपको इस सर्विस में हो चुके हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सर्विस? मैं तो ये कहूँगा कि वर्स्ट तो किसी भी सर्विस में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और हर सर्विस की प्रॉब्लम्स हर सर्विस में होती हैं। जैसे बहुत टफ असाइनमेंट्स में मैं रहा। मैं आतंकवादी विरोधी अभियान में शुरू में ही रहा। मैं 90, 92, 93 में मैं एसपी ऑपरेशंस नैनीताल में रहा। उस समय खालिस्तानी आतंकवाद बहुत चरम पे था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घटनाएं होती थी। उसके बाद मैं बरेली में रहा। उसके बाद फिर पीलीभीत का एसपी रहा। पीलीभीत भी आतंकवाद से बहुत प्रभावित था। तो इन तीनों जगहों पे वो सबसे, मेरे ख्याल से मेरे कैरियर का सबसे कठिन समय था। तो उससे मुझे काफ़ी सीखने के लिए मिला। उसके बाद जितनी भी मतलब पोस्टिंग्स हुई या जो उसमें समस्याएं आई, तो वो उससे बहुत कम थी। जो वहाँ उस दौरान जो मैंने अपने सर्विस में जो समस्याएं देखी, वायलेंस बहुत ज़्यादा था। हर 15 दिन में एक बड़ा बम विस्फोट होता था, भीषण बम विस्फोट होता था, एम्बुश होती थी गाड़ियाँ, बहुत से पुलिसकर्मियों शहीद हुए उस दौरान। मुझे व्यक्तिगत काफ़ी खतरा रहता था। मैं तो खैर परमानेंटली हिट लिस्ट में था। तो ये समस्याएं बनी रहती थी, लेकिन फिर भी सब चलता रहा और सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसका सामना किया। उसके बाद मेरे कैरियर में उतनी कठिन परिस्थितियां कभी नहीं आई। तो वो सबसे ख़राब पीरियड था। और अच्छा तो आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप जैसे और बेहतर काम करते हैं, जैसे आप अपने कार्य को और कुशलता से करते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जैसे उत्तरोत्तर जैसे मैं आगे सीनियर पदों पे गया, या जहाँ जहाँ वैसे तो मैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, चाहे वो जिले की हो, डीएफ की हो, चाहे नॉन डीएफ की हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की हो, मैंने प्रयास किया कि वहाँ की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। तो उसमें तो मेरा पूरा समय निकल जाता था। तो मुझे कभी ये महसूस नहीं होता था कि खराब जगह है या अच्छी जगह है या अच्छी पोस्टिंग है। तो मुझे तो हर जगह अच्छा लगा। जो सबसे शारीरिक खतरे वाली जगह थी वो शुरू में ही 3 साल वाली थी। उसके बाद तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई बाहरी खतरा है या किसी अपराधी से खतरा है। वही सबसे ज़्यादा खराब समय था। लेकिन उसके बाद का तो सब ठीक ही था। फिर मैंने सीखा कि भाई आपको अपने परिवेश को बेहतर बनाना चाहिए, जन सेवा करना चाहिए, लोगों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके साथी हैं, सहयोगी कर्मी हैं, उनके लिए एक बेहतर माहौल पैदा करना चाहिए। तभी आप एक सफल अधिकारी के रूप में गिने जाएंगे। सर, आप जब पीलीभीत में थे तो वहाँ पे ब्रेवरी के लिए आपको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला था। नहीं, मैं एएसपी था नैनीताल में। तो मुझे जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री मिला था। एक आतंकवादी को मारा था।
वसंत सिंह जफरवाल आतंकवादी था और इनामी आतंकवादी था, उसको मैंने मुठभेड़ में मारा था, तो उसमें मुझे मिला था वीरता के लिए पुरस्कार। और उसके बाद तो खैर उस समय मैं एएसपी ही था, मेरा दूसरा साल था और तब मिला था। सर इन सब सिचुएशंस में माइंडसेट क्या होता है? मतलब आपको कभी डर वगैरह लगता है कि फैमिली वगैरह का डर कि देयर इज़ अ फैमिली? इसमें मैंने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, आप उसमें जो है कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, किसी अपराधी का साइड नहीं ले रहे हैं, किसी अपराधी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई खतरा नहीं। खतरा उन अधिकारियों को होता है जब खुद पार्टीबंदी में पड़ जाते हैं, किसी अपराधी की तरफ से दूसरे अपराधी की मदद करने लगते हैं, अपराधी की मदद करने लगते हैं या आपराधिक कृत्यों के पार्टनर बन जाते हैं, तब उनको खतरा होता है। जो भी अधिकारी कहता है कि मुझे बड़ा खतरा है, तो इसका मतलब वो या किसी उसको कुछ या तो सही नहीं कह रहा है या वो कहीं पार्टी है। सर आपको कभी थ्रेट्स वगैरह मिलते थे फिर? नहीं, मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला। मैं बहुत कठिन जिलों में रहा हूँ। मैं बांदा में, जब बांदा चित्रकूट एक जिला होता था, तो वहाँ करीब 25 गैंग थे, रजिस्टर्ड गैंग 25 थे, डकैतों के गैंग थे, एक से एक बढ़ के थे, और मुझे कोई खतरा नहीं मिला। मुझे किसी अपराधी ने कभी व्यक्तिगत रूप से कोई मैसेज नहीं किया, ना कोई किसी के अपरोक्ष रूप से मैसेज कराया। इसी प्रकार से मैं गोरखपुर में था, एसएसपी था, वहाँ भी माफिया बहुत सारे थे, लेकिन कोई माफिया, अपराधी भी थे, माफिया भी थे, आपराधिक माफिया भी थे, तो लेकिन किसी ने कोई हमको कभी कोई धमकी नहीं दी, न मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी से खतरा है। और मैं कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लेके नहीं चलता था, सामान्य रूप से चलता था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी अपराधी से खतरा है। मुझे लगता है कि अगर कोई अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, निष्पक्ष कर रहा है, अगर वो कोई सख्ती भी करता है, तो भी उसको कोई खतरा नहीं होता है, जब तक कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करे, किसी अपराधी से खुद ही न मिल जाए, किसी अपराधी का वो पिट्ठू ना बन जाए, तब तक उसे कोई खतरा नहीं होता। सर अपराधियों से तो नहीं आते थे, पर कभी पॉलिटिशियन से आते थे कि पॉलिटिशियंस बोलते कि हमारे ये काम करवा दीजिए, या फिर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर? वो तभी होता है पॉलिटिकल प्रेशर। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो लोग सिफारिश करते हैं, पॉलिटिकल क्या, नॉन पॉलिटिकल लोग भी सिफारिश करते हैं, 19-20 सिफारिश करते हैं। शायद उनको भी पता नहीं होता कि इस मामले में सही क्या है, तो इसीलिए सिफारिश करते हैं। अधिकारी का काम यह है कि वो सिफारिश को देखे, अगर जायज़ सिफारिश है तो कर दे, अगर नाजायज़ सिफारिश है तो ना करे और बता दे। मुझे तो आज तक किसी ने ज़बरदस्ती, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने ज़बरदस्ती कोई काम करने को नहीं कहा। यहाँ मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो अधिकारी, अगर जिनका ये स्वभाव होता है कि वो गलत काम नहीं करें, उनकी आम शोहरत होती है कि गलत काम नहीं करते हैं, तो उनसे गलत काम करने के लिए कोई भी नहीं कहता है। और जो गलत काम करते हैं, कुछ लोगों का करते हैं, कुछ लोग नहीं करने की कोशिश करते हैं, उनसे लोग नाराज हो जाते हैं और उनसे करवाते भी हैं ज़बरदस्ती काम। यही समस्या होती है। अगर वो साफ सुथरा काम कर रहे हैं, सबका सही काम कर दे रहे हैं, हर व्यक्ति का सही काम कर दे रहे हैं और किसी का गलत काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई कभी समस्या नहीं हो सकती। दबाव हो सकता है, लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलत काम करने का कोई दबाव नहीं डालेंगे। सर आजकल के टाइम पे तो ये है कि इफ़ यू हैव इन्फॉर्मेशन यू हैव पावर, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो गांव के लोग होते हैं या फिर जिन लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, वो लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, या फिर उनके लिए जो थानेदार है वही डीजीपी हो जाता है। तो उस केस के बारे में बताइए। इसके लिए हम लोग पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। ये हमारे बैचमेट थे अनिल अग्रवाल, उन्होंने 112 की स्थापना की थी। तो उसका यही पर्पस था कि भाई कोई भी अगर संकट में है, किसी कोई समस्या है, तो 112 पे वो फ़ोन करे। और अब इस समय जो भी स्थिति है, जैसे ही 112 पे कोई फ़ोन करता है, उसके पास 7-8 मिनट के अंदर ही उसके पास पुलिस पहुंच जाती है। उसकी अगर कोई समस्या है तो उसको हल करती है। अगर किसी को पकड़ने की ज़रूरत है तो उसे थाने ले जाती है, फिर थानेदार और थानाध्यक्ष उसके आगे का काम करते हैं। तो ये व्यवस्था बनाई गई, तो उसके बाद लोगों की, सभी की सुनी जाने लगी। जो पहले ये समस्या होती थी जब हम लोग सर्विस में आए थे कि कंप्लेंट की गई, फिर बहुत दिनों बाद जो है पुलिस उनके घर पे पहुंच रही है, 2-3 दिन बाद। अब ऐसा नहीं है। अगर किसी को समस्या है वो फ़ोन करे 112 पे,
पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच जाएगी। उसके अतिरिक्त जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो IGRS पोर्टल है उस पर कोई भी कंप्लेंट करे तो तुरंत उसकी जांच होती है। अगर वो कोई 19-20 का केस है, ऐसा है जो मतलब ग्रे एरिया वाला केस है, उसमें भले कार्रवाई ना हो पाए, लेकिन अगर वो ब्लैक एंड वाइट वाले एरिया में है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती है और पुलिस भी सक्रिय है, हर विभाग सक्रिय है मैं तो कहूँगा, और वो तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। सर अभी यूपी पुलिस थोड़ी इनफेमस हुई थी फॉर डिलीवरिंग इंस्टेंट जस्टिस बाय इनकाउंटर्स। तो इसमें पब्लिक के दो ओपिनियन बन गए, एक तो कि लोगों का जुडिशियल में विश्वास थोड़ा कम होगा और दूसरा कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स खत्म हो रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि पुलिस के पास उस टाइम कोई चॉइस ना हो, पर पब्लिक ऐसे एक्शंस को प्रेज भी करती है कि जैसे कोई हार्डकोर क्राइम किसी ने किया है तो उसको इंस्टेंट जस्टिस मिल रहा है ऑन द स्पॉट। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मेरा बहुत इसमें स्पष्ट मत है कि कोई भी अनएथिकल तरीका गलत है। एनकाउंटर अगर अनएथिकल तरीके से किया जा रहा है किसी को तो वो बिल्कुल मेरे दृष्टि से वो सही नहीं है। इसलिए मैंने जब चार्ज ग्रहण किया तो मैंने कहा कि भाई आप मतलब इस तरह के अनएथिकल एक्ट करके आप सारे अपराधियों को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको ख़त्म करने का दूसरा तरीका है जो जायज़ और लीगल है कि आप उनके जो भी मुकदमे हैं उसमें सज़ा दिला दीजिए। कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, अगर उसको 10-15 साल की सज़ा दिला दी जाए तो 10-15 साल बाद वो जो है जेल में रहता है तो सुधार हो जाता है उसमें। अगर आपने उम्र कैद 20-25 साल की दिला दी तब तो बिल्कुल ही सुधर जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अपराधियों को सज़ा कराई जानी चाहिए लीगल एक्शन से, पैरवी करके अच्छे मुकदमे में अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके पैरवी करके उसको सज़ा कराई। जैसे मैंने जब ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी में चालू किया तो तब से आज तक मैं पिछले ये 7वां महीना है और 7 महीने में हम लोगों ने 23,000 लोगों को सज़ा दिलाई। उसमें से करीब 2,000 को उम्र कैद मिली और बाकी 2,000 को 10 साल से 15 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली। तो हम लोगों ने 4,000 लोगों को बड़ी सज़ाएं दिलाई और कुल मिला के 23,000 सज़ाएं दिलाई। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर इतने सारे लोग अगर जेल चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए उसने छोटा मोटा कोई अपराध किया है, 2-3 साल अगर जेल में रह लेता है तो मेरा मानना है कि वो सुधर जाता है। उनमें से 70-80% लोग सुधर जाते हैं। अगर ज़्यादा वैसा अपराधी है, ज़्यादा हैबिचुअल है तो 10-15 साल रहता है तो उसका जो गोल्डन पीरियड होता है उसकी लाइफ का, अपराध करने का जो जिस समय मैक्सिमम वो होता है वो निकल जाता है। तो उसके बाद जब वो आता है सुधार हो जाता है, उसमें कोई और काम करने लगता है, कोई और धंधा करने लगता है। अपराध उसके लिए फिर उसके नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं, फिर अपराध उसकी मनोवृत्ति भी ठीक हो जाती है। घर के लोगों को एक उदाहरण उनके सामने रहता है कि भाई सज़ा अगर कोई अपराध करेगा तो उसके बच्चे भी फिर डरने लगते हैं, उसके आसपास के लोगों को डर लगता है कि 20 साल सज़ा भोगने से बढ़िया है कि अपना सीधे से काम करिए, नियम कानून से रहिए और कोई अपराध न करिए। सर ये क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी होती क्या है? मतलब ये जो जुर्म करते हैं इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? इसके सिवा मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल यू हैव एवर इनकाउंटर्ड? देखिए, क्रिमिनल की साइकोलॉजी तो बस ये होती है कि वो परिवेश से ही क्राइम पैदा होता है उनका सामाजिक, और अगर उसके माँ बाप, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके नातेदार रिश्तेदार अगर गलत काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत काम करने की ओर आसानी से मुड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक परिवेश, उसका सामाजिक परिवेश उसको अपराधी बनाता है। अगर घर में उसको शिक्षा दी जाए कि भाई अपराध करना गलत है तो निश्चित रूप से बच्चा कभी अपराधी नहीं हो सकता बड़ा बन के, क्योंकि बच्चे को जैसे संस्कार मिलते हैं वैसा ही वो बनता है। अगर उसे किसी भी दिशा से, पड़ोसी से, जानने वाले से, यार दोस्त से, माता पिता से, गुरु से, किसी से भी अगर उसको कोई ऐसा मिल गया, उसको गुरु मंत्र मिल गया या उसको कोई ऐसी चीज़ शिक्षा मिल गई कि गलत काम करके आप जीवन यापन कर सकते हैं, गलत काम करना जायज़ है, तो वो आदमी गलत काम करने लगता है। और सर इसके सिवा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको बाहर एज अ सेफ स्टेट नहीं देखा जाता। मतलब यहाँ पे कट्टा कल्चर काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बोलते हैं एक से बढ़ के एक बाहुबली है, राजनेता अभी बाहुबली है। तो ये इमेज किस हद तक सही है और इसको कैसे नहीं, अब तो पहले तो ये थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से शासन है तब से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई हो रही है और पूरी पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है कि सारे अपराधियों को सजा दिलाएं,
पकड़ें, वर्कआउट करें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया। उस ऑपरेशन में करीब 10 लाख कैमरे पूरे प्रदेश में लगाए गए, वो भी जन सहयोग से। इसमें कोई गवर्नमेंट फंड यूज़ नहीं किया गया, जन सहयोग से 10 लाख कैमरे लगाए गए। उससे लगभग जितने भी अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 90% उन कैमरों में जो फिल्म आई होती है, वो जो उसमें फ़ोटो होते हैं, उसको देख के हम लोग पकड़ लेते हैं। बाकी सर्विलांस से पकड़ लेते हैं, उनके मोबाइल से पकड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं क्लू मिल ही जाता है। और 4-5 किलोमीटर के अंदर कैमरे में अपराधी आता ही है। तो ये बड़ा गेम चेंजर हुआ है पुलिस का, कि जिसमें 10 लाख कैमरे लगाए हम लोगों ने। करीब 50,000 गांव हैं पूरे प्रदेश में, और 15,000 वार्ड हैं। तो कुल मिला के 65,000 करीब यूनिट्स हैं, और 65,000 यूनिट्स के हिसाब से हम लोगों ने 10 लाख कैमरे लगाए हैं। तो बड़ी संख्या में इस समय कैमरे, अभी हम लोग कैमरे लगा ही रहे हैं। इसको हम लोग करीब 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे धीरे धीरे करके। और मुझे पूरा विश्वास है कि 15 लाख कैमरे लगने के बाद प्रदेश बहुत ही, यहाँ कोई अपराध करेगा तो पकड़ा जाएगा। पहली बात तो करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो अब वो छवि चेंज हुई है। उसके अतिरिक्त एक बार अगर कर दिया और पकड़ गए तो फिर सजा भी मिल जाएगी। और सजा भी ऐसा नहीं कि 20 साल में नहीं मिलेगी, सजा 3-4 महीने में मिल जाएगी। तो 3-4 महीने में सजा मिलना जो है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का और कर्मचारियों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोगों को अपराध करने के 3-4 महीने बाद ही सजा दिला दी जाए, इससे बाकी लोगों में कितना बड़ा असर पड़ता है साइकोलॉजिकल, कि भाई अगर सजा करेंगे तो सजा पा जाएंगे। 5 साल भी पा गए, मान लीजिए उसने छोटे मोटे अपराध में 3-4 साल, 5 साल सजा पा गया, तो ये बहुत है किसी आदमी के जीवन का। 5 साल जेल में बिताना जो है, उसके लिए उसका पूरा लाइफ जो है समाप्त हो जाता है। उसके जो सामाजिक जो है संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं। पुराने जो उसके अपराधियों से जो नेटवर्क से जुड़ाव होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता है। और वास्तव आदमी चाहे सुधरना चाहे या ना सुधरना चाहे, लेकिन वो परफोर्स वो सुधर ही जाता है। वो परिस्थितियों के मारे वो सुधर जाता है। सर, अभी आपने कैमरास की बात की, तो बीच में कई बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे कि चाइना में दे आर यूजिंग कैमरास टू सर्विलियंस ऑन पीपल, कि वो लोगों को ट्रैक करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल काफ़ी यूज़ बढ़ गया है इन बोथ सेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी। सो हाउ पुलिस सर्विस कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पॉजिटिव वे? देखिए, हम लोग अभी तो उस तरह से लोगों को ट्रैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोगों के व्यक्तिगत कैमरे हैं। उनके पास अपने पास डीवीआर होता है, और हम उसको नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत कम आईपी कैमरे हैं जिसका फीड हम लोग लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पास रखते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है, ये पता रहता है कि फला जगह कैमरा लगा हुआ है, उनसे हम लोग डीवीआर ले लेते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। उससे जितना हमें उपयोग होता है उतना यूज़ करते हैं। बाकी वो उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है उनके घर के बारे में, वो हम लोग नहीं लेते हैं। केवल अपराध से संबंधित फुटेज ले लेते हैं। तो इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं कि कैसे चोरी की गाड़ियों को चिन्हित किया जाए, कैसे अपराधियों के मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। अभी उस पर काम चल रहा है। गाड़ियों वाला हम लोगों का ट्रायल पे था और वो सफल हो गया है। अब हम लोग किसी भी व्हीकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चोरी का है या संदिग्ध व्हीकल है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको अब हम लोग सभी सड़कों पर शीघ्र लगाएंगे प्रदेश में। सर, आप भारत के देशों की भी केस स्टडी करते हो क्या? जैसे वहाँ किस तरह के अपराध हो रहे हैं, या वो लोग कैसे केस सॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी वहाँ से मंगवाई जाती कोई पर्टिकुलर केस सॉल्व करने के लिए? जी, धीरे धीरे देखिए, हम लोग तो जैसे 112 था, ये बाहर पहले से था। कैमरे भी बाहर पहले से चले रहे थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। इतना बड़ा बजट तो हमको नहीं मिल सकता था सरकार से। तो इसको हम लोगों ने जन सहयोग से लगाया, जिसमें पूरे पुलिसकर्मी लगे पूरे प्रदेश के। उन्होंने लोगों से अपील की, लोगों को मोटिवेट किया, जनप्रतिनिधियों से बात की, जो व्यवसायी थे उनसे कहा कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए लगा लीजिए, आप हम लोग तो सुरक्षित हैं, आप ही की सुरक्षा इससे होगी। आपकी दुकान पे, आपकी फैक्ट्री पे जो भी बदमाश आएगा तो गेट से आएगा, सड़क से आएगा, आप कैमरा लगाएंगे तो आप सुरक्षित, पता चल जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
तो इससे इसका बड़ा प्रभाव हुआ और हम लोगों ने बेहतर माहौल बनाने की जो प्रयास किया था वो बेहतर माहौल बनाया। Sir, if you can share the most interesting case you solved in your career. अब इतने सारे केसेस हैं कि अब उसको तो मैं कोई कोई पर्टिकुलर जिससे आपका भी दिमाग खराब हो गया हो कि ये क्या हो गया या फिर ये क्या हो रहा है इसमें. नहीं, हम लोग देखिए, हम जो भी कोई भी पुलिस का केस होता है उसको वर्कआउट करना मतलब एक एक सिस्टमेटिक काम होता है। तो जिसको वो एल्गोरिदम पता है, जो वो एसओपी जानता है, उसके लिए कोई भी केस ना तो कठिन होता है ना उसे उसका दिमाग वो होगा। आपको एसओपी पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि इसका अपराध को कैसे हम वर्कआउट करेंगे, तब आपको दिक्कत होगी। तो अब मेरे साथ ये फॉर्चुनेट था कि मैं चूंकि ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ पे बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, भयंकर अपराध होते थे, बड़े मतलब ऐसे क्राइम होते थे जिसका कोई विटनेस नहीं होता था, जिसके बारे में कोई बताने वाला नहीं होता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने सब उसकी टेक्निक डेवलप की, कैसे हम डेवलप करेंगे क्राइम को, कैसे उसको वर्कआउट करेंगे। तो मुझे अपनी मेमोरी में मुझे ऐसा कोई क्राइम नहीं लगता है जिसको लगे कि मुझे परेशानी हुई उसको वर्कआउट करने में या एक्स्ट्रा एफर्ट करना। सर, एक फिल्म में सिंघम, तो इसमें एक डायलॉग था कि डीजीपी तो बीपी की गोलियां खा के सो रहा है. तो रियल लाइफ में कितना प्रेशर रहता है इस पद पे. देखिए, वो तो ठीक है, वो मूवी के लिए बहुत अच्छा है उस तरह का डायलॉग। लेकिन जो भी परिवार जो विभाग में जो है, जो आप विभाग को क्या बनाएंगे वो लीडर पे डिपेंड करता है। और अगर जैसे नाव है, नाव को अगर चलाने वाला इंजन बंद कर दीजिए तो नाव पानी के साथ बहने लगती। तो उसमें जो डांड चलाने वाला होता है या जो चप्पू चलाने वाला होता है तो उसे लगता है कि वो पूरा जहाज चला रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब तक जो उसका कप्तान जो होता है, टीम का जो हेड होता है, वो पॉलिसीज ले करता है कि हमें किस दिशा में नाव चलानी है, कहाँ पे लैंड करना है, कि कितनी देर में लैंड करना है, कैसे लोगों को उतारना है, कैसे हमें कोई इसमें बीच में क्या कठिनाइयाँ हैं उसको भांपना है। तो ये उसके लिए प्लानिंग ही सीनियर ऑफिसर का काम होता है। लोअर लेवल पे एक जो फिक्स एसओपीज हैं उसको फॉलो करते हैं, जो बनी बनाई चीज़ें हैं। लेकिन नया जो इनोवेशन है उसका जो फेस बदलना है, पुलिस का फेस को बदलना है, उसकी कार्यप्रणाली को सुधारना है, उसको और एफिशिएंट बनाना है, ये हायर लेवल पे ये प्लानिंग जो सीनियर अधिकारी होता है वो इस प्लानिंग को करता है। और जो अधिकारी इसको अच्छी तरह करता है वो बड़ा परिवर्तन करता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि 112 उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा गेम चेंजर था। इससे मतलब पुलिस सर्वसुलभ हो गई। कोई भी बुलाता है, पुलिस कर्मी वहाँ पहुँच जाते हैं, अटेंड करते हैं। जिस काम के लिए 3-4 दिन लगता था, जिसके लिए चरौरी करता था आदमी, थानेदार के चक्कर लगाता था, वो काम केवल फ़ोन कॉल पे होने लगा। ये गेम चेंजर था। तो निश्चित रूप से ये सीनियर अधिकारी कर सकता था, और जो पॉलिसी बनाने वाला जिसने सोचा उसने ये चेंज किया। उसके बाद जो बड़ा गेम चेंजर है, जो हम लोगों ने अभी कैमरे लगाए, कैमरे हर जगह कैमरे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से जो कैमरे लगाए गए, इससे हर आदमी नज़र में रहता है। अभी हम लोग इसकी संख्या बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा एआई बेस्ड सिस्टम कुछ लगाएंगे, जिससे कि हम अपराधियों को पकड़ सकें, उनके मूवमेंट्स को कैच कर सकें, संदिग्ध गाड़ियों को पकड़ सकें, जो तस्कर हैं, गाड़ी चोर हैं, उनको हम लोग घेर सकें। तो ये अब हम लोग आने वाले समय में करेंगे। उसके साथ ही जो बड़ा गेम चेंजर है वो सज़ा कराना। हम लोगों ने 7 महीने में 32,000 लोगों की सज़ा कराई, 23,000 लोगों को सज़ा कराई। तो ये बहुत बड़ा समाज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, कि लोगों को लगता है कि यार अगर हमने अपराध कर दिया हम जेल चले जाएंगे, 7 साल की जेल चले जाएंगे, 30 साल की जेल चले जाएंगे, 25 साल 20 साल रहेंगे, तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो ये मैसेज मार्केट में जाना जो है, ये अपराधियों को अपराध करने से रोकता है। जो दुर्दांत अपराधी सोचते थे कि मैं अब 4 मर्डर करूंगा और फिर 5वां फिर करूंगा और 6वां करता रहूंगा बेल पे आके, अब उनको लगेगा कि भाई एक कर देंगे तो उसमें 1 उम्र कैद मिल जाएगी, दूसरा करेंगे तो 2 उम्र कैद मिल जाएगी। तो आदमी के पास इतने जीवन तो होते नहीं है कि वो कई उम्र कैद झेल सके। तो ये उससे वो ये डिटरेंट
बहुत बड़ा डिटरेंट है। लोगों को लगेगा, उनके घर वाले कहेंगे कि अगर तुम 25 साल के लिए 30 साल में जेल चले जाओगे तो परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी बच्चे क्या खाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अंकुश लगाता है। उस आदमी का भी जीवन खराब हो जाता है जो 25-30 साल जेल में रहेगा, 20-25 साल, उसका भी जीवन खराब हो जाता है। वो फिर किसी लायक नहीं रहता है। मान लीजिए 35 साल की उम्र में गया जेल, तो उसके बाद 60 साल की उम्र में निकलेगा, तब तक तो उसके सब सामाजिक संबंध बिखर गए होंगे। कोई उसकी जो स्किल, अगर चोरी ही करना सीखा है तो वो भी भूल गया होगा। नए 60 साल का तो आपने कोई अपराध ही नहीं सुना होगा अपराध करते हुए। तो इफेक्टिवली वो फिर अपराध से विरत हो जाता है। इसके सिवा सर आप फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? क्योंकि एक बार मैं एक पुलिसकर्मी से मिला था, तो वो कह रहा था कि मैं अपने बच्चों को कभी पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करवाऊंगा क्योंकि बिल्कुल सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन अब इसमें आप एक बड़ी सोशल सर्विस कर रहे होते हैं तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, लोग अपना उनका पारिवारिक जीवन जीते भी हैं। सोशल लाइफ भी होती है उनकी, यार दोस्तों से भी मिलते हैं, अपने सहकर्मियों से भी मिलते हैं और अपना काम भी करते हैं। इसके सिवा कभी आपको कोई मोरल डिलेमा हुआ है? मोरल डिलेमा जैसे कि कोई चीज़ है कि रूल्स अलाउ नहीं कर रहे हो पर आपको लगता हो कि नहीं यही चीज़ ठीक है। नहीं, ऐसा हमको कभी नहीं हुआ मोरल डिलेमा, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता था जिसमें कोई डिलेमा हो। डिलेमा जो अनएथिकल काम पुलिसकर्मी को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अनएथिकल काम करेगा तो उसकी चेन रिएक्शन होती है, उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे गलत, और फिर बाद में वो उसकी इमेज भी खराब होती है और उसकी कार्यप्रणाली भी बिगड़ जाती है। तो मेरे सामने कभी कोई डिलेमा नहीं रहा। मैंने बहुत क्लियर कट डिसीजन लिए, और अगर एक कभी एक आध बार हिचकिचाहट हुई तो फिर अगली बार फिर मैंने उससे लेसन लिया, और वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई ऐसा कोई डिलेमा नहीं है कि मैं कोई अनएथिकल काम करूं। और मुझे लगता है कि अगर कोई अधिकारी स्वयं नहीं करना चाहता तो उसको कोई अनैतिक काम करने के लिए दबाव नहीं बना सकता, ना उससे करवा सकता है। मुझसे तो किसी ने नहीं करवाया आज तक। तो जैसा कि हम पहली बार मिले थे तो आई गोट टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी एंड आप काफ़ी पेपर्स इसमें लिख भी चुके हैं। यू आर चीफ एडिटर ऑफ IR, तो IGR। IGR। इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे आपने ये काम स्टार्ट किया? इसके सिवा हमने सुना है कि आपके घर पे म्यूजियम भी है तो इज दैट ट्रू? नहीं नहीं, मेरे घर पे म्यूजियम नहीं है, क्योंकि मैं म्यूजियम बनाने लगूंगा तो फिर मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का चीफ एडिटर हूँ। ये ऑनलाइन ओपन एक्सेस जर्नल है, और इसमें हम लोगों की एक बड़ी टीम है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो भारत के जो लीडिंग एकेडमिशियन हैं, लीडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। और एक हमारे पास एक बड़ी टीम है, और इसमें इंटरेस्ट तो मेरा बाय द वे हो गया। अब मैं बांदा में पोस्टेड था, तो एंटी डेकोइटी ऑपरेशन में हम लोग पूरे जंगलों की खाद छानते थे, पूरे जंगलों की कॉम्बिंग करते थे। उस समय बहुत सारे डाकू थे, तो कुछ ना कुछ हुआ रहता था रोज, तो हम लोगों को जाना पड़ता था जंगल में, पहाड़ पे पूरा। तो मेरा स्वभाव नहीं था कि मैं नीचे से ही चला आऊँ, तो मैं पूरा जंगल पहाड़ चढ़ के जहाँ तक बॉर्डर होता था, इंटर स्टेट बॉर्डर था, वहाँ तक जाता था या फ्लश आउट करता था अपराधियों को। तो उसी प्रक्रिया में मैंने वहाँ बहुत सारी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देखी। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ आर्कियोलॉजी में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो प्रोफेशनल उसमें डेवलप हो गया, और इस समय अब तो खैर बहुत गहरा मेरा इसमें रुचि है, बहुत गहरी रुचि है पुरातत्व में, और मैंने बहुत सारा काम किया है। ये बहुत, कोई भी फील्ड जिसमें आप अच्छा काम करते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, तो उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, और जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं वो सारा काम आपको सेटिस्फेक्शन देता है। पर इसे इतना प्रोफेशनली करना, इतने सारे पेजेस आपने लिखे हैं, इतने सारे जर्नल्स आपने लिखे हैं, और आपके इतने सारे रीडर्स हैं, सो आप मैनेज कैसे करते थे विद पुलिस सर्विस? और उसमें पुलिस सर्विस में तो अभी तो ये चेयर जो है ये बहुत बिजी चेयर है, तो इस समय तो मैं कभी एक सेकंड के लिए भी मैंने कोई पढ़ाई लिखाई काम नहीं कर पाया। लेकिन जब थोड़ा सा, जैसे मैं ट्रेनिंग में था, इससे पहले आर्म ट्रेनिंग सेंटर था, प्रोसिक्यूशन में था, तो वहाँ थोड़ा समय मिल जाता था, सैटरडे संडे मिल जाता था। सैटरडे संडे को तो नॉर्मली ऑफिस की छुट्टी होती है,
तो उसी में मैं काम कर लिया करता था, उसी में पढ़ाई लिखाई कर लेता था, तो उतना मेरे लिए पर्याप्त हुआ करता था। सर अभी तक भी बहुत सारे जो लॉज ऑफ कॉलोनियल टाइम्स के हैं, तो डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ चेंज? अब उसमें अवेयरनेस है, परिवर्तन भी हो रहा है, विधायिका द्वारा परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। अब उसके लिए मैं अलग से क्या बताऊं, मेरा ख्याल से उस पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन ये है कि अभी परिवर्तन समय के अनुरूप जो है परिवर्तन किया जा रहा है। जिन संस्थाओं को ये परिवर्तन करना है वो कर रही है संस्थाएं। सर आपको ये याद है कि आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही स्पष्ट होता है। उसमें जो आप रिज्यूमे लिखते हैं अपना, कि तो हम लोगों के समय में जो परंपरा थी वो ये थी कि आप वो लिमिटेड होते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के लैंडमार्क क्या हैं। जैसे मैं झांसी का रहने वाला था, तो वहाँ के लिए बहुत गिने चुने प्रश्न थे कि वही पूछे जाते थे कि भाई 1857 के लड़ाई के बारे में पूछा जाता था, झांसी की रानी के बारे में पूछा जाता था, वहाँ इतिहास वहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा वहाँ के साहित्यकार थे। तो मतलब बड़ा फिक्स होता है, जो आप रिज्यूमे लिखते हैं उसी के आधार पर पूछा जाता था। हम लोगों को पता रहता था कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो हम लोग उसी हिसाब से अपना पूरा, उसी हिसाब से क्या जो हमारा इंटरेस्ट होता था वो लिखते थे रिज्यूमे। जैसे मैंने लिखा था कि भाई मेरा साहित्य में रुचि है, तो साहित्य में रुचि अगर आप लिख रहे हैं तो आपको साहित्य पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी लेकिन ले पर्सन होते हैं, जो पूछने वाले भी कोई बहुत इतने ज्ञानी नहीं होते हैं कि वो कोई बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है, जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको साहित्य पढ़ा होना चाहिए। तो मैंने चूंकि साहित्य पढ़ा भी था और मैंने लिखा भी था, तो आसानी से मतलब मैं सब उत्तर दे पाया। फिर मेरा एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, तो उसको लिखा था, तो उसमें भी जो पढ़ा वढ़ा था, तो लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में 2-4 प्रश्न पूछे ब्लैक होल और टाइप के, तो बता दिए। तो इसी प्रकार से मेरा ऑर्निथोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था, बर्ड वाचिंग में था। तो बर्ड वाचिंग, भाई कोई आम आदमी कितनी चिड़ियों के बारे में जानता है, तो आप अगर वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने बहुत सारी चिड़ियों के बारे में पढ़ा भी था, देखा भी था। तो वो भी किसी ने कहा कोई छोटी मोटी चिड़िया का पूछा तो मैंने बता दिया। झांसी के बारे में बड़े फिक्स प्रश्न होते थे। दूसरा प्रश्न होता था कि भाई आप इंजीनियर हैं, सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेक्टेड प्रश्न होता है, वो आपको तैयार रहना चाहिए। तो हम लोग भी तैयार थे, तो हम लोगों ने बता दिया कि भाई क्यों, भाई जब इंग्लिश या हिंदी पढ़ा हुआ आदमी जब सिविल सर्विसेज में जा सकता है, आना चाहता है, तो फिर हम इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी क्यों नहीं जाएगा। तो खैर हम लोगों ने ये उत्तर नहीं दिया था। हम लोगों का उत्तर ये था कि भाई हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, उसमें तो इंजीनियरिंग की जो हमारी नॉलेज है वो हमको वर्साटाइल बनाती है, हमारे जो हॉराइजन ज़्यादा ब्रॉडेन हो जाते हैं, हमारी जो नॉलेज है हम लोग हर फील्ड में पढ़ सकते हैं। इतना ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस का भी एक्सपोजर होता है, तो हम किसी भी एरिया को, किसी भी फील्ड को टैकल कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं अपने कैरियर के अंत में हूँ इस समय, तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कि वहाँ की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है आपके दिमाग को और खोलता है, उसको और विस्तृत बनाता है, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार करता है, और आप किसी काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वैसे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग कोई भी कर सकता है, लेकिन इंजीनियर उसके लिए पहले से तैयार रहता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर काफ़ी वाइड होता है। सर अभी तो बिल्कुल ये ट्रेंड हो गया कि पहले इंजीनियरिंग करो फिर यूपीएससी करो। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 65% कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं वो इंजीनियर्स है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जो ह्यूमैनिटीज़ के लड़के होते हैं उनको थोड़ा सा मतलब उनको जैसे अपने विषय के बारे में पढ़े हुए होते हैं, अपने विषय के ज्ञानी होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में थोड़ा सा और भी सभी चीज़ों के बारे में भी ज्ञान हो जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस की मतलब ज्ञान की जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज तो यूनिवर्सिटी वालों को ज़्यादा रहती है, समाज की कैसे हैंडल करना है उनको ज़्यादा बेटर जानकारी होती है। इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा इस मामले में उनको जो दुनियादारी का ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको कम से कम अपने ज्ञान को कैसे प्रयोग करना है और सकारात्मक काम कैसे करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बेसिकली अप्लाइड साइंस है। तो अप्लाइड साइंस से आपका वो पर्सपेक्टिव, माइंड का वो
जो पार्ट है वो डेवलप होता है कि आप नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, वो आपका पहले से डेवलप होता है। तो इसीलिए आप जो है किसी भी नॉलेज को आप एक वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंजीनियर के पास ये एडवांटेज होता है। सर, सिंस यू बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, तो जब आपने यूपीएससी पास की, देन आप एएसपी बने, फिर आपने सोचा था कभी कि आपको चांस मिलेगा स्टेट की हाईएस्ट पोजीशन पे सर्व करने का? देखिए, जो भी आईपीएस बनता है वो हर आदमी सोचता है कि वो डीजीपी बनेगा, और सभी जितने भी लोग अधिकारी होते हैं सभी का एस्पिरेशन होता है। तो अब उस समय तो खैर चूंकि एएसपी पीरियड में कोई ज़्यादा नहीं सोचता है कि वो डीजीपी बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा ऊपर प्रवेश ही किया होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की एस्पिरेशन जागती है। मुझे लगता है कि हर आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है, और राइटली सो मेरी भी एस्पिरेशन थी, और ईश्वर ने उसको जो है पूर्ण किया। सर, आफ्टर 35 years of service, please tell us who should join the service and who should not. नहीं, एनीबडी कैन ज्वाइन। या आप पहले से पहले पता भी नहीं चल सकता कि ये लड़का जो है, जैसे हम तो बहुत पढ़े लिखे, मतलब पढ़ाई लिखाई की बैकग्राउंड से थे और लर्निंग की बैकग्राउंड से थे, लेकिन हम जब टफ कंडीशन में जब पोस्टिंग हुई तो वहाँ का काम भी सीख गए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आप जिस भी परिस्थिति में हैं वहाँ पे आप अपने आप को एडजस्ट करके आप उस काम को सीख लीजिए, बस उस काम को सीख लीजिए, बस उस काम की जो निटी-ग्रिटीज़ को सीख लीजिए, एसओपीज़ लर्न कर लीजिए। उसको अगर आप सीख लेंगे तो फिर आप अच्छी तरह से करने लगेंगे। आपको लगेगा ये बोझ है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो उसको अच्छी तरह से कर भी नहीं पाएंगे। सर, पर हर किसी को सूट कर जाए पुलिस सर्विस, क्योंकि दिस इज़ अ डिफरेंट सर्विस। देखिए, अगर आप बहुत कुछ आशा करते हैं पुलिस सर्विस से तो आपको सूट नहीं करेगी। अगर आप सर्विस मोटिव से काम कर रहे हैं और व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं तो आपको सूट करेगा। अगर आप केवल अपने को मजबूत करने के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं तो सूट नहीं करेगा। आप जब किसी सर्विस में जाते हैं तो आपको धीरे धीरे उसकी जब निटी-ग्रिटीज़ को जान जाते हैं, उसमें प्रोफिशिएंसी पैदा हो जाती है, तो फिर आपको सूट करती है। और वो सूट तभी करती है जब आप उसके बारे में जान जाते हैं, लर्न कर लेते हैं कि इसकी डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उसकी एसओपीज़ क्या होंगी, हमें इंटरपर्सनल रिलेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें अगले आदमी के एक्शंस को कैसे जज करना है, उसकी साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है, अपने काम को कैसे बेहतर करना है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को अच्छी तरह जान जाते हैं तो आप यू स्टार्ट एंजॉइंग इट और आप सिस्टम में फिट हो जाते हैं। जैसे मैं ही जो है कभी मैंने सर्विस में आने से पहले मैंने किसी को शायद गाली गलौज भी नहीं किया होगा, मारने पीटने का तो बात ही नहीं है। लेकिन अब इस ऐसी सर्विस में आ गए यहाँ तो मतलब अपराधियों को ही हैंडल करना पड़ता था, तो लेकिन आ गए तो इट सूट्स मी परफेक्टली, क्योंकि हमने कोई अनएथिकल काम नहीं किया। अभी भी मैं कोई ऐसा हिंसात्मक काम नहीं करता हूँ, और जो भी है उसको मैं लीगल तरीके से ही करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी अगर अपराधी को दंड दिलाना है तो किसी के हाथ पैर तोड़ दे कोई पीट के, इससे बढ़िया है कि उसको 20 साल की सज़ा दिला दे। वो तो 20 साल कम से कम जेल में रहेगा, उसके घर वाले जो है सबक लेंगे। हाथ पैर टूट जाएगा तो आपके खिलाफ जो है वो शिकायत करेगा कि साहब हमको मारा पीटा और हमसे दुर्व्यवहार किया। इसलिए अच्छा है कि आप लीगल एक्शन करें। सर, आजकल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग इन सर्विसेज में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पावर और पर्क्स दिखते हैं। तो ये पोजीशंस कितनी पावर होल्ड करती है और कितने पर्क्स इनमें मिलते हैं? आप अपने काम को अगर यहाँ आके अगर अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं तो आपका ना तो पावर आप महसूस करेंगे, ना आप पर्क्स तो आपको जीवन यापन के लिए तो हर जगह मिलते हैं, यहाँ भी पर्याप्त है। आपको पर्क्स और पावर्स आपके पास पर्याप्त हैं, लेकिन आप उसको मिसयूज़, अगर आप उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए कोई यंत्र दिया गया, कार दी गई, आप कार घर में झाड़ पोंछ के अगर उसको रोज़ पोंछते हैं और पॉलिश करके रख देते हैं तो उस कार का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप उस कार को चलाते नहीं हैं, उसके लिए उसको अपने लिए यूज़, अपने एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, या दूसरे की मदद नहीं करते हैं, या कहीं आप किसी मतलब को, किसी अर्थ को सिद्धि नहीं करते हैं अगर गाड़ी चला के, तो गाड़ी अगर घर में रखी हुई है तो वो बेकार है, वो एंटीक है, आपके लिए केवल रखी ही रहेगी। वही किसी पद का होता है, अगर आप पद का कुछ कर नहीं रहे हैं, पद पे रह के कुछ कर नहीं रहे तो पद बेकार है।
और उसके जो भी पावर्स हैं, पर्क्स हैं, वो भी आपके लिए बेकार हैं। तो आपके उसका तभी मीनिंग है जब आप उसको प्रयोग कर रहे हैं। और किसी भी नौकरी में इतना सरकार देती है कि आप ईमानदारी पूर्ण तरीके से आप एक रिस्पेक्टेबल जीवन जी सकते हैं। सर एस्पिरेंट्स की बात करें तो आजकल तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लाखों लोग पेपर देते हैं पर सीट्स आर लिमिटेड। लेकिन लोग इतने रिजिड है सर्विस को लेके। सो क्या बैकअप्स और हो सकते हैं, क्या बैकअप रखनी चाहिए लोगों को? नहीं, सिविल सर्विसेज तो एक ऑप्शन है, लेकिन प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब लोगों का होना चाहिए। ये केवल सिविल सर्विसेज, अब तो उससे सिविल सर्विसेज के ही टक्कर का जो है और नौकरी है। पहले तो एमएनसीज नहीं थी, अब तो बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ी हाई पेइंग जॉब्स है। अब जिस एरिया में एक्सेल करेंगे वहीं आपको अच्छा लगने लगेगा। जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में ही आए। सिविल सर्विसेज में आते हैं, आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छा है, अच्छा काम करिए। लेकिन अगर इसमें नहीं है तो फिर आप दूसरे एरिया में अच्छा काम करिए। आप बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन बनिए, अच्छे एग्जीक्यूटिव बनिए, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करिए, आप साइंटिस्ट बनिए, जो भी बनिए, आप वहाँ एक्सेल करिए तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ही सिविल इसमें आया, सर्विस में आया, तो मैंने अपनी तरह से जो भी अच्छा कर सकता था किया ही मैंने। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, अब एक सीमा के बाद जो है हम लोगों की ग्रोथ रुक गई, तो फिर हमने अपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ चालू की। तब हमने आर्कियोलॉजी में प्रोफिशिएंसी डेवलप की, फिर उसको सीखा पूरा आर्कियोलॉजी को स्क्रैचेस से, और फिर मैंने बहुत सारा काम किया आर्कियोलॉजी में। करीब मैंने 25-30 हज़ार पेज का हमारा जो है पब्लिकेशन है इस समय। और हम लोगों का जितना टोटल पब्लिकेशन है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा है। उतना रिसर्च वर्क जो है कोई एक इंस्टीट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में नहीं करता है, जितना हम लोग सिंगल हैंडेडली करते हैं केवल वॉलंटरी सर्विस से। तो ये सेटिस्फेक्शन, इसका अपना सेटिस्फेक्शन है। और निश्चित रूप से इसका सेटिस्फेक्शन उतना ही है जितना आप कोई बहुत बड़े पद पे जाके कोई बैठता है तो उस पर जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उतना ही आप किसी काम को बेहतर करें, अच्छी तरह से करें, दुनिया में सबसे अच्छी तरह से करें, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। केवल पद पे बैठने से बहुत सेटिस्फेक्शन आपको शायद ना मिले, लेकिन अगर आप अपने काम को, किसी भी छोटे से काम को भी बहुत अच्छी तरह करते हैं तो उससे आपको और बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पद से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर लेकिन लोगों का होता है ना कि राष्ट्र सेवा करनी है, तो हाउ कॉमन पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू नेशन? राष्ट्र सेवा तो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं। आप जिस काम को कर रहे हैं उसी को ठीक से करने लगिए तो राष्ट्र सेवा हो जाएगी। तो ये कोई, या आप जहाँ पे हैं वहाँ आप तरीका निकालिए कि भाई, जैसे हमने भी तरीका निकाला कि भाई हम राष्ट्र सेवा तो कर ही रहे थे पहले ही, फिर हमें लगा इससे बड़ी राष्ट्र सेवा करना चाहिए, तो फिर हमने ज्ञान के माध्यम से सेवा करना चालू किया। और उसको प्योरली मतलब वॉलंटरी बेसिस पे है। उसके लिए ना तो मतलब कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था। हमारा ओपन एक्सेस जर्नल हमने पब्लिश चालू किया कि हर आदमी उसे पढ़ सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सर सिंस यू आर गोइंग टू रिटायर एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्कियोलॉजी, तो ये रिटायरमेंट प्लान है कि आप आगे आर्कियोलॉजी परस्यू करेंगे? अब उसको बाद में देखेंगे, अभी पहले से उसके बारे में बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि कोई सार्थक काम करेंगे। सर इफ़ वी कैन गो बैक इन टाइम एंड मैं आपको वापस कॉलेज के दिनों में ले जाऊँ, देन फिर आपको और करियर ऑप्शंस दूँ, सिंस आपके सभी इतनी नॉलेज है, तो आप क्या चूज़ करते हो उस टाइम पे? नहीं, मैंने बताया ना कि आप कोई भी करियर ऑप्शन करें। देखिए, करियर तो बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं होता है। आप सिविल सर्विस में सक्सेसफुल हो गए तो सिविल सर्विस में आ गए, नहीं हुए तो इंजीनियरिंग सर्विस में चले गए, वहाँ नहीं हुए तो फिर आप कोई और मतलब एमएनसी ज्वाइन करेंगे, या कहीं विदेश जाएंगे, कहीं जाएंगे, मतलब जो आप कहीं भी जाएं, जो आपको, हर आदमी का अपना एक एस्पिरेशन होती है, वो गोल होता है। तो आप जो आप अपने लिए गोल सेट करते हैं, आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो गोल, आप उस चेयर पे तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ एक्सेल करेंगे नहीं करेंगे, ये ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग एक्सेल नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग उस कुर्सी पे बैठने के बाद फिर बाकी सब काम बंद कर देते हैं। उनकी पर्सनालिटी जो है डेवलप नहीं होती है। मैं ही देखता हूँ, हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं, वो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल विकसित ही नहीं हुई। बल्कि जैसे मैं इंजीनियरिंग IIT के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा
कि वो जो है अपने व्यक्तित्व को ग्रो करते रहें, वो उस पुराने नॉस्टैल्जिया में या उसमें पुराने युग में ना बैठे रहें कि अब मैं आईआईटी में था और मैंने वहाँ ये किया। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, जीवन का जो भी पड़ाव आए उससे आगे जाने की सोचिए और उसमें एक्सेल करने की सोचिए। मैं अभी भी देख के अपने साथ के बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो पुराने पुराने युग में जो आज से जो 85 में पढ़े हुए हैं या 80 में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पढ़े रहना ठीक नहीं है। आपने एक्सेल किया, आईआईटी में आए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद फिर आपको सिद्ध करना है कि आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, एक अच्छे अधिकारी हैं, एक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, एक अच्छे सीईओ हैं किसी कंपनी के, एक अच्छे इंजीनियर हैं। ये आपको फिर सिद्ध करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बीटेक करना तो एक पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। अभी आपको 100 सीढ़ी चढ़ना है। पहली सीढ़ी में खुश हो जाता है तो वो फिर विकसित नहीं होता है। अभी पहली सीढ़ी में खुश ना होइए, और अभी आप ये समझ के रखिए कि ये पहली सीढ़ी है जिसमें आपको बाकी से एडवांटेज मिल गया। अभी बाकी जो है उस सीढ़ी से भी 50 कदम पीछे हैं, आपको एडवांटेज है। तो आप उस उत्साह और उस कॉन्फिडेंस का प्रयोग करिए और उस जो 100 सीढ़ियां हैं उसको जल्दी से चढ़ जाइए और अंतिम सीढ़ी पे पहुंचिए। सर, कोई ऐसा काम है जो आप हमेशा से करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए हो, या फिर अब भी आप करना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं याद पड़ता है। मैं ऐसा कोई काम नहीं था जो, पहली बात तो मैंने कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं की थी और मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं कर पाया हूँ। मेरा इंजीनियरिंग करने का प्लान था, उसके बाद सिविल सर्विस में आने का प्लान बना। तो मेरे प्लान चेंज होते रहते थे, तो अभी भी चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए चेंज होते रहना चाहिए। अगर एक प्लान बना के बैठे रहेंगे तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर तो आप वहीं पे फिर एक जिस पड़ाव पे पहुंच गए फिर वहीं बैठे रहेंगे, फिर जिंदगी भर जो है वहीं पे जो है अपने मेमोयर्स लिखते रहेंगे या उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे। तो इसीलिए आप उसके बारे में तो सोचिए ही नहीं। अभी हमें अगला अगला हमारा वो क्या है, लक्ष्य क्या है, वहाँ पहुँच गए, फिर अगले पहुँचने के बाद फिर अगला देखिए। ये ना सोचिए कि अब वो एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया बस हम एवरेस्ट पे पहुँच गए। जी सर, ऑन द एंडिंग नोट मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एंड यूथ हैं, उनके लिए एक मैसेज दें। जो यूथ हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपने पड़ाव को शॉर्ट टर्म पड़ाव रखें और उसको जल्दी से अचीव करें, बहुत लॉन्ग टर्म ना करें। और जीवन के लिए तो बहुत सारे पड़ाव होते हैं। और दूसरा जो मैं बात बताना चाहूँगा कि आप जिस काम को सिंसियरली करने लगेंगे उसी में प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं उदाहरण बताऊंगा कि हम लोग कक्षा 1 से चालू करते हैं 12th तक, 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देते हैं, तो एक हमारा लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी उस सब्जेक्ट में होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको याद करके फिर एग्ज़ाम देने की कला हमको आ जाती है। उसके बाद फिर हम जितनी भी वो मतलब याद करने की या समझने की कला जितनी हमको आई उस हिसाब से हम इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर हम लोग अप्लाइड या अगर ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं तो उस विषयों में चले जाते हैं। उसके बाद फिर बीए एमए कर लेते हैं। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बीए और एमए तो जो है ये केवल आपकी पहली सीढ़ी है, शिक्षा की पहली सीढ़ी है। आप बीए और एमए किया हुआ आदमी, आप ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं जानता है। और उसके बाद जो रिसर्च करता है उसकी भी यही हालत होती है कि उसका व्यू जो है, जो उसका जो गाइड होता है या गुरु होता है, वो उसको लिमिट कर देता है, तो उसकी और ख़राब हालत हो जाती है। जो फ्रेश बीटेक या बीए या एमए होता है वो उसका माइंड फ्रेश होता है, वो अपने गुरु से प्रभावित नहीं होता है, उसकी जो लिमिटेशंस हैं उससे प्रभावित नहीं होता है। उसके आप और वह पीएचडी या एमए का स्तर, मैं मतलब अब इतने साल हो गए और मैं तो ज्ञान का ही काम करता हूँ, नॉलेज का ही काम करता हूँ, रिसर्च वर्क ही करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वो कुछ भी नहीं है। आप वो समझ लीजिए अगर आपको 100 किलोमीटर चलना है तो वो मुश्किल से 1 किलोमीटर है। आप केवल 1 किलोमीटर चलते हैं कक्षा 1 से पीएचडी तक पढ़ के। इसको पढ़ने में आप मतलब 12 साल 14 साल
17 साल, और फिर अगर 4-5 साल की पीएचडी की तो 22 साल तक। 22-21 साल में आप जो है आप वो होते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या डॉक्टरेट करते हैं 22-25 साल तक। तो इतने में आपको, मतलब आप समझ लीजिए, आपको कोई ज्ञान नहीं होता है, आपको केवल काखा गाघा आता है। अगर काखा गाघा सीखने के बाद फिर आपको अप्लाइड इस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए फिर आपको 3-4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर 10-15 साल फिर पढ़ने की प्रक्रिया जब जारी रखते हैं, तब आपको किसी भी नॉलेज, किसी फील्ड में प्रोफिशिएंसी प्राप्त होती है। अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसको आपको 4-5 साल उसकी निटी-ग्रिटी सीखना पड़ेगी, उसकी नॉलेज बेस क्या होना चाहिए, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, आपके पास नई क्या स्किल आपको सीखना पड़ेगी, ये आपको सीखना पड़ता है। तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, जैसे मैंने शिक्षा में बताया कि अगर आप बीए, एमए और पीएचडी कुछ का मतलब शून्य, उसके बाद आप जब 15 साल, 10 साल जब पढ़ाई करते हैं, तब आपको फिर ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब 25, 35, 40 साल जब आप पढ़ते हैं, 15 साल तक, अगर आपने 25 साल तक मान लीजिए पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद फिर 15-20 साल तक पढ़ते हैं, 40-45 साल तक, तब आपको फिर उस लेवल में एक क्या थ्रेशोल्ड पे आप पहुंचते हैं, जब आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई नॉलेज का नया एरिया डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से जो सर्विस में होता है, सर्विस में जब आप शुरू की सर्विस में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ती हैं, उस समय आप लर्निंग मोड में होते हैं। तो फिर अगर आप इंडिविजुअल हार्ड वर्कर हैं, तो जब आप मिडिल उस पर पहुंचते हैं तो आपको फिर छोटी टीम जो है लीड करना पड़ती है, तो फिर आपको नए स्किल सेट की ज़रूरत होती है। जब टॉप पे पहुंचते हैं तो फिर आपके पास एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मूव करेंगे, ये स्किल आपको आनी चाहिए। अगर आप वो जो जब एंटर किए थे उस समय जो हार्ड वर्कर वाला अगर आपका माइंडसेट है, तो आप टॉप पे लीड नहीं कर पाएंगे। आप हार्ड वर्कर तो हो सकते हैं, आप मिडिल लेवल पे बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन मिडिल लेवल पे बहुत सक्सेसफुल आदमी या स्टार्टिंग लेवल का बहुत सक्सेसफुल आदमी टॉप लीडर बहुत अच्छा बनेगा, तभी बन सकता है जब उसके पास एक विजन हो। टॉप लेवल पे आदमी पहुंचता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसमें कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे वो स्क्रू टाइट करेगा जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा चेंज आए, जो गेम चेंजिंग। तो उस पर अच्छे टॉप लीडर का जो एक्सपेक्टेड है कि उसको पूरी मशीनरी का ज्ञान होना चाहिए, और कहाँ ट्वीक करेगा जिससे कि वो परिवर्तन करके पूरे सिस्टम में परिवर्तन कर सके। तो अगर वो ज्ञान नहीं है, वो केवल अगर हवा हवाई है या केवल सामान्य काम करने में पर्सनल हार्ड वर्कर है, सामान्य काम करता, तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो लोग कभी भी परिवर्तन नहीं। जैसे मैं उसका बहुत सरल उदाहरण बताता हूँ कि भारत मानव प्रजाति जो है पाषाण काल में जंगलों में रहती थी, कुछ नहीं था। तो जिन लोगों ने सोचा, आग बनाई, कपड़े बनाए, घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी, फिर और कला कौशल सीखे, और फिर अब जितने लोगों ने इन्वेंशन किए, जो वो गेम चेंजर थे, ह्यूमन रेस के गेम चेंजर वो थे जिन्होंने मानव प्रजाति को बेहतरी के लिए काम किया। तो अब उस समय तो गेम चेंजर बहुत कम लोग आते थे, प्रोफेट होते थे या कोई धर्म प्रवर्तक होते थे, लेकिन अब जो सामाजिक जो संगठन है इस समय, इसमें हर क्षेत्र का गेम चेंजर हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, रिसर्च में भी हो सकता है, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, हर क्षेत्र का गेम चेंजर हो सकता है। तो मेरा यही अनुरोध है लोगों से कि वो अपने नॉलेज को उस प्रोफिशिएंसी लेवल तक ले जाएं जहां वो गेम चेंजर बने अपने क्षेत्र का। अगर आप अपने क्षेत्र के गेम चेंजर बन जाएंगे तो आप उतने ही प्रसिद्ध और उतने ही सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग होंगे जितना एक सफल ब्यूरोक्रेट होता है। सफल ब्यूरोक्रेट, आप ब्यूरोक्रेसी में मैं खुद ही हूँ, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में बताऊँगा नहीं, क्योंकि उचित नहीं है। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र में भी, अगर आप साहित्यकार हैं या आप
अन्य कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ आपने कोई व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंज किया है, तो आपको उतना ही जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, उतना ही सेल्फ सेटिस्फाइंग होगा ये कृत्य, जितना कि आपको एक ब्यूरोक्रेट बन के या कोई बड़ा इंजीनियर या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन के जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको वहाँ मिलेगा। Okay, so that's all for today. Thank you so much, sir, for coming to our show and sharing your learnings and insights. Thank you so much.